गुड इवनिंग फ्रेंड्स, किरोसान नर्सिंग एकेडमी नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या आपको बहुत ही हेल्पफुल मिल रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज मैं आपको CHO का अपना जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक टॉपिक है अपने पास, उसका एक फर्स्ट टॉपिक है एसेंशियल इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी जैसे डिलीवरी होने के बाद जो फीटस डिलीवर्ड हो जाता है उसको हम न्यूबॉर्न कहते हैं। और न्यूबॉर्न को भी आपको दो टाइप में उसको डिवाइड किया है। न्यूनेटल पीरियड होता है जो कि बर्थ से लेके 28 डेज का जो पीरियड होता है उसको न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें कई बार पूछ सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी या न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होता है उसका जो एज ग्रुप है वो कहां से कहां तक होता है, तो वो बर्थ से 28 एज तक होता है। उसमें भी फिर हम इसको आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका अर्ली न्यूनेट एंड सेकेंड वन है आपका लेट न्यूनेट पीरियड। लेट न्यूनेट पीरियड। तो अर्ली न्यूनेट के अंदर आएगा आपका जो बर्थ से लेके 7 डेज का जो पीरियड होगा, अप टू 7 डेज, वो हो जाएगा अर्ली न्यूनेट। और जो 8 डेज टू 28 डेज तक का होगा पीरियड उसको अपन बोलेंगे लेट न्यूनेट पीरियड। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अर्ली न्यूनेट पीरियड कौन सा है और लेट न्यूनेट पीरियड कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि बर्थ से लेके 7 डेज का जो पीरियड है वो अर्ली न्यूनेट के अंदर आएगा, और जो लेट न्यूनेट पीरियड है वो है 8 टू 28 डेज का। इसके बाद में अपन चलेंगे नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे वो है सबसे पहले न्यूबॉर्न की केयर के अंदर आप क्या क्या चीज परफॉर्म करोगे। न्यूबॉर्न बेबी मींस डिलीवरी के बाद में फीटस डिलीवर हो चुका है, न्यूबॉर्न बेबी आपके पास में है, तो उसके जो अंदर आपको जो एसेंशियल केयर है वो क्या प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे बेबी डिलीवर्ड हो गया तो उसके अंदर मिकोनियम एस्पिरेट हो सकता है, सिक्रेशंस हो सकते हैं उसके मुंह में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उसका एसेंशियल केयर के अंदर पढ़ेंगे। केयर के अंदर पढ़ेंगे अपन सक्शनिंग करेंगे। क्या करेंगे? सक्शनिंग। सक्शनिंग के अंदर क्या कहलाएगा वो? एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस होगा वो किसके थ्रू होगा? आपका सक्शनिंग के थ्रू होगा। और सक्शनिंग के अंदर अपन देखेंगे किस टाइप से आपको सक्शनिंग करनी है। तो अलग अलग आपको प्रेशर रखने पड़ेंगे, सक्शन मशीन के थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो न्यूबॉर्न के अंदर जो सक्शनिंग करेंगे अपन उसके अंदर जो सक्शन प्रेशर होगा वो कितना रखना पड़ेगा न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर। तो वो इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री टर्म बेबी के अंदर, प्री टर्म के अंदर आपको रखना है 40 टू 60 mm ऑफ Hg। जो सक्शन का प्रेशर है
अपन को एयरवे क्लियरेंस करने के लिए जो सक्शन का प्रेशर हम जो रखेंगे वो प्री टर्म बेबी के अंदर रखना है आपको 40 to 60 mm ऑफ एचजी। और अगर टर्म बेबी है तो उसमें आपका जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 60 to 80 mm ऑफ एचजी। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो आपको हमेशा याद रखना है। ओनली टर्म बेबी का पूछ रहा है तो आपको 60 to 80 mm ऑफ एचजी सक्शन प्रेशर बताना है। अगर उसमें स्पेशली क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आपको प्री टर्म बेबी के बारे में बताना है तो आपका 40 to 60 हो जाएगा। इसके बाद में मैं साथ में आपको चिल्ड्रन का भी बता देता हूँ, चाइल्ड के अंदर कितना होता है वो भी आपके आगे सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। चिल्ड्रन के अंदर अपन रखेंगे 80 to 100, कितना 80 to 100 mm ऑफ एचजी। तो ये चिल्ड्रन जो नॉर्मली चाइल्ड है उनके अंदर रखेंगे, और जो एडल्ट के अंदर अपन सक्शन प्रेशर रखेंगे वो रहेगा आपका 100 to 120 mm ऑफ एचजी। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में रेंज दी होती है तो आपको वहां पे सोचना है थोड़ा सा, इस रेंज के आसपास जो नजदीक नियर बाई जो आंसर होता है वो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। वहां पे डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने रेंज बताई थी जैसे कि प्री टर्म के अंदर 40 to 60 mm ऑफ एचजी, और टर्म बेबी के अंदर 60 to 80 mm ऑफ एचजी, चिल्ड्रन के अंदर 80 to 100 mm ऑफ एचजी, देन एडल्ट के अंदर 100 to 120 mm ऑफ एचजी। तो आपको वहां पे अगर नियर बाई रेंज का जो भी आंसर लगता है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो मैंने एक रेंज बताई है, नॉर्मली इतना उनमें हो सकता है, लेकिन आपको अगर नियर बाई कोई रेंज दे रखी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद में सक्शनिंग प्रेशर हो गया आपका, कैसे सक्शन करना है, सक्शन मशीन से आपको सक्शन करना है, मैंने वो सारा बता दिया। प्री टर्म बेबी के अंदर कितना रखना है, टर्म में कितना रखना है, चिल्ड्रन में कितना होगा, कैसे होगा। अब सक्शन कैथेटर की साइज क्या होनी चाहिए, जो सक्शन कैथेटर आप यूज कर रहे हो उसकी साइज भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आप बड़ा कैथेटर यूज नहीं कर सकते हो। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आप जो नॉर्मली जो सक्शन कैथेटर यूज करोगे न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वो होगा 6 to 10 फ्रेंच का। कितने फ्रेंच का? 6 to 10 फ्रेंच का। और चिल्ड्रन के अंदर जो यूज करेंगे आप लोग वो होगा 10 to 12 फ्रेंच का। देन एडल्ट के अंदर जो आप यूज करोगे वो होगा आपका 12 to 16 फ्रेंच। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि न्यूबॉर्न के अंदर 6 to 10 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर यूज करेंगे, चिल्ड्रन के अंदर आप 10 to 12 फ्रेंच का यूज करेंगे, और एडल्ट के अंदर आप है जो ये 12 to 16 का आप सक्शन कैथेटर यूज करेंगे। उसके बाद में सक्शनिंग के दौरान आपको सबसे पहले जैसे सिक्रेशन आपको सामने से नजर आ रहे हैं, आपको विजिबली है अगर सिक्रेशन, तो आपको हमेशा सबसे पहले उसको पोजीशन प्रॉपर देनी है। सक्शनिंग से पहले आपको पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए, तो वो पोजीशन आपकी रहेगी लो हेड पोजीशन। कौन सी? लो हेड पोजीशन। हमेशा न्यूबॉर्न बेबी के सिक्रेशंस अगर आपको विजिबली दिख रहे हैं तो आपको हमेशा बेबी का जो हेड है वो हमेशा थोड़ा सा हेड को लो करना है, ताकि जो भी सिक्रेशन है वो क्यों करना है हेड लो पोजीशन, क्योंकि आपको उसको प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम एस्पिरेशन, जो भी सिक्रेशंस है वो लंग्स में नहीं जाए, बच्चे को एस्पिरेशन नहीं हो, एस्पिरेशन होने से निमोनिया हो जाएगा, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो आपको जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है अगर आपको सिक्रेशन विजिबली नजर आ रहे हैं तो आपको उसको हेड लो पोजीशन देनी है ताकि सिक्रेशन अंदर नहीं जाए। देन उसके बाद जो भी मैंने बताया कि अप्रोप्रिएट साइज का जो सक्शन कैथेटर है वो आपको यूज करना है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हम मोस्टली 6 to 10 फ्रेंच का यूज करते हैं। मैंने उसका प्रेशर भी बता दिया कि मशीन के अंदर कितना प्रेशर आपको सेट करना है। प्री टर्म बेबी के अंदर 40 to 60 आपको रखना है प्रेशर, टर्म बेबी के अंदर 60 to 80 रखना है,
एडल्ट के अंदर 100 to 120 रखना है। तो ये सारी चीजें हमेशा पूछते हैं, तो हमेशा आपको याद रखनी है। और सबसे पहले पोजीशन देनी है, उसके बाद आपको सक्शनिंग करना है। और अब कभी कभी हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सामने कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही न्यूबॉर्न हुआ है तो उसमें फर्स्ट जो सक्शन है, फर्स्ट सक्शन वो किसका करते हैं, फर्स्ट सक्शन किसका करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो उसमें ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, कभी माउथ आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन में आपको नोज आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा बोथ आ जाएगा, एंड देन फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा आपको नन ऑफ एबो, नन ऑफ एबो। तो अब इसमें आपको हमेशा एक ट्रिक वाइज याद रखना है। जैसे अपन एबीसीडी बोलते हैं तो उसमें पहले एम आता है, देन उसके बाद एन आता है। तो इसमें भी हमेशा आप जब भी सक्शन करोगे तो आपको सबसे पहले माउथ का सक्शन करना है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपके ओरल कैविटी के अंदर सिक्रेशंस है या फ्लूइड अगर इकट्ठा है और अगर आपने नोज का सक्शन कर दिया है तो वो नोज के जो भी सिक्रेशंस है, जो माउथ के अंदर ऑलरेडी पहले से सिक्रेशंस है, वो आपके लंग्स में चले जाएंगे या एस्पिरेट होने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा आपको माउथ का सक्शन करना है। माउथ का सक्शनिंग करने से बेबी है जो ब्रीथिंग है, जो पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको नोज का सक्शन करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी रॉन्ग नहीं करना है। और वैसे आपको इजी वे में मैंने बता दिया कि एबीसीडी के अंदर एम पहले आता है, उसके बाद एन आता है। तो यहाँ पे भी सक्शन आपको माउथ का सबसे पहले करना है। तो ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे सक्शनिंग हो गई, अब उसके बाद में न्यूबॉर्न के अंदर अपन देखते हैं उनका जो ब्रीथिंग पैटर्न है। सेकंड ऑप्शन है आपका, सेकंड केयर के अंदर अपन उसकी ब्रीथिंग वगैरह देखते हैं, ब्रीथिंग रेट क्या है, या बच्चे ने न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर्ड हुआ है तो उसने क्राई किया या नहीं किया है। तो अबगार स्कोर के थ्रू हम देखते हैं अपन उसका एफर्ट्स कैसे रेस्पिरेटरी के। तो उसके अंदर क्या होगा, आप अगर वो ब्रीथिंग पैटर्न क्राई नहीं कर रहा है बच्चा, तो अपन उसको बैक को स्लैप करते हैं, बैक स्लैप्स करते हैं, या फिर आप उसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं। उसकी वजह से बच्चा न्यूबॉर्न बेबी में वैसे जो इनके लंग्स होते हैं वो इमैच्योर होते हैं, तो प्रॉपरली वो एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं कभी कभी, तो उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसका एयरवे क्लियरेंस करना है सक्शन के थ्रू, पहले पोजीशन देनी है, देन आपको सक्शन करना है, अप्रोप्रिएट जो प्रेशर है, अप्रोप्रिएट साइज का कैथेटर है वो यूज करना है। देन आपने उसका ब्रीथिंग अगर सही नहीं हो रही है तो आप उसको ब्लैक स्लैप कर सकते हैं, मतलब उसकी पीठ को रब करना है अच्छे से, या फिर उसके जो पाम है, पाम को भी आप टैप कर सकते हो, पाम को भी आप टैप कर सकते हो अच्छे से, ताकि टैक्टाइल स्टिमुलेशन के थ्रू उसका बच्चा क्राई करे और उसका जो रेस्पिरेशन है, उसके जो एफर्ट्स है, उसमें लंग्स है जो एक्सपेंड होके वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सी है आपका उसके बाद में आपको उसका हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट करना है। क्या है, उसको बच्चे को आपको उसमें बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया। वो किस वजह से हो सकता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो ब्राउन फैट जो कि एक प्रकार का क्या होता है, एडिपोज टिश्यू। क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। ब्राउन फैट है वो
कम होते हैं, लो होते हैं या कम होते हैं, उसकी वजह से इनका जो हाइपोथैलेमस है वो भी इमैच्योर होता है, तो इनके अंदर सिवरिंग नहीं होती है, जिसके थ्रू अपन हीट लॉस है वो प्रिवेंट नहीं होता है, हीट लॉस नहीं हो पाती है, जिसके कारण इनको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस न्यूबॉर्न के अंदर रहते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी पूछा गया है एग्जाम में, इग्नू के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें हाइपोथर्मिया का क्या कॉज हो सकता है। तो उसका यही है कि उसके अंदर जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं वो कम होते हैं, उसकी वजह से हाइपोथर्मिया बच्चे को हो सकता है। तो आपको उसको ये प्रिवेंट करने के लिए आपको बेबी को सबसे पहले स्टेराइल टॉवल लेना है, उससे बेबी को स्टेराइल टॉवल से बेबी को ड्राई करना है। क्या करना है? स्टेराइल क्यों लेना है? क्योंकि बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो उसमें इन्फेक्शन के भी चांस रहेंगे, तो आपको स्टेराइल चीजें सारी यूज करनी है। स्टेराइल टॉवल लेके बेबी को ड्राई करना है, उसको अच्छे से कवर करना है। देन उसके बाद में आपको मदर को भी दे सकते हैं आपको उसको, और अगर ज़्यादा ही मतलब कुछ बच्चों में जैसे वेट है जो कम होता है, तो उसमें आप है जो रेडिएंट वार्मर होता है, रेडिएंट वार्मर, उसके नीचे भी आप उसको केयर दे सकते हैं। बाकी है जो आप न्यूबॉर्न के अंदर आप रूटीन जो भी केयर है वो सारी करनी है। जैसे आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आपने कट किया होगा, तो उसकी भी आपको अच्छे से, उसमें आपको उसके अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ भी नहीं लगाना है, आपको ओनली जस्ट स्प्रिट से उसको क्लीन करना है और उसको ड्राई रखना है। उसके थ्रू भी सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से उसको क्लीन रखना है और उसको स्प्रिट से आप क्लीन करके ड्राई रख सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो मोस्टली न्यूबॉर्न के अंदर आपको हमेशा याद रखनी है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा न्यूबॉर्न के अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे न्यूबॉर्न के अंदर न्यूबॉर्न की हार्ट रेट के बारे में पूछ सकते हैं, हार्ट रेट क्या होगी न्यूबॉर्न की। तो न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट का एक रेंज है वो है 120 to 160 बीट पर मिनट। ये कहीं पे आपको 110 भी हो सकता है, कहीं पे 120 भी हो सकता है, तो आपको नियर बाई रेंज में जाना है, वहां डरने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे 110/160 बीट पर मिनट लिखा हुआ है, कहीं पे 120 to 160 बीट पर मिनट लिखा हुआ है, तो एक नॉर्मल रेंज है। तो आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिले तो नियर बाई वाला आपको सेलेक्ट करना है। तो ये हार्ट रेट आपको न्यूबॉर्न की याद रखनी है। उसके बाद में है जो न्यूबॉर्न के अंदर आपको उसका रेस्पिरेशन कैसा होता है, न्यूबॉर्न बेबी का जो रेस्पिरेशन एफर्ट है या रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी। तो वो होगी 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, ये क्वेश्चन। तो इसमें अब अगर डायरेक्टली 40 भी दे रखा है ऑप्शन में, 30, 40, 50, 60, तो आपको दोनों का एवरेज निकाल सकते हो आप। 30 और 60 के बीच में क्या रेंज आएगी, दोनों को 90 कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 45 आएगा। अब 45 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आप नियर बाई 40 को आप करेक्ट मान सकते हो। तो ऐसे रेंज में दे रखा हो तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होगा, और ऐसे ऑप्शन में ओनली 30, 40, 50, 60 दे रखा है तो आप 40 को करेक्ट मान सकते हो। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है आपको, किस प्रकार आपको नियर बाई रेंज के अंदर आंसर करना है, वो सब चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन का जो पैटर्न है वो किस प्रकार रहता है, रेस्पिरेशन का जो पैटर्न है वो इसमें इर्रेगुलर होता है। न्यूबॉर्न के अंदर इर्रेगुलर पैटर्न होता है, इर्रेगुलर पैटर्न होता है, और थोरोको एब्डोमिनल, क्योंकि बच्चा जो न्यूबॉर्न है वो अपना जो रेस्पिरेशन है उसका जो पैटर्न हमेशा इर्रेगुलर होता है और थोरोको एब्डोमिनल होता है। ये क्वेश्चन भी
कई बार इन्होंने पूछा है रेट के साथ में, उसने पूछा है कि वो एब्डोमिनल के थ्रू होगा या थोरेसिक से होगा या रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा, तो उसमें भी आपको ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। बच्चों का न्यूबॉर्न के अंदर है वो पैटर्न है वो इरेगुलर होता है और थोरको एब्डोमिनल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है आपका न्यूबॉर्न के अंदर वेट कितना होगा। वेट के लिए क्वेश्चन बनता है, वेट का भी नॉर्मल वेट कितना होता है न्यूबॉर्न बेबीज का, तो उसकी भी एक रेंज है 2.5 टू 3.9, ये एक रेंज दे रखी है। इस रेंज के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी का जो वेट है वो किलोग्राम के अंदर आएगा, वो होगा 2.5 टू 3.9। तो अब इस रेंज के अंदर जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है वो न्यूबॉर्न बेबी का वेट आएगा। और वेट में अगर वेट में भी कुछ ऐसे हैं जैसे लो बर्थ वेट बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लो बर्थ वेट बेबी होगा तो उसका जो वेट होगा उसकी रेंज क्या होगी। तो लो बर्थ बेबी वेट का रेंज होगी वो आपके 2.5, तो आपका नॉर्मल है तो 2.5 से कम होगा, बिलो 2.5 kg। वजन 2.5 किलो से अगर कम है तो उसको अपन लो बर्थ वेट बेबी के कैटेगरी में रखेंगे। एक होता है VLBW, वेरी लो बेबी का वेट है, तो उसमें जो वेट होगा वो होगा 1.5 kg से कम, वो क्या कहलाएगा, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और एक होता है ELBW, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट उसमें आ जाएगा आपका 1000 ग्राम से कम। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लो बर्थ वेट बेबी कितना होगा, तो वो 2.5 से कम होगा। वेरी लो बर्थ वेट बेबी का वजन कितना होगा, तो 1.5 kg से कम होगा। और ELBW एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, तो वो होगा 1000 ग्राम या 1 kg, या 1 kg से अगर बच्चा कम है तो वो आएगा आपका एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। इसके बाद में है जो आपका इसका जो न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर जो ये क्वेश्चन बार बार ये भी पूछ रखे हैं जो पैरामीटर्स के अंदर, हेड सरकमफेरेंस कितना होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी का जो हेड सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, तो न्यूबॉर्न बेबी का जो हेड सरकमफेरेंस है वो होगा आपका 33 टू 35 सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो हेड का जो सरकमफेरेंस है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वो होगा 33 टू 35 सेंटीमीटर। और साथ में इसके चेस्ट का सरकमफेरेंस भी पूछते हैं, चेस्ट सरकमफेरेंस, ये भी क्वेश्चन साथ ही में पूछते हैं। तो चेस्ट का जो सरकमफेरेंस है वो हेड से 3 सेंटीमीटर कम होता है। कितना होता है, 3 सेंटीमीटर कम होता है, तो वो हो जाएगा आपका 30 से 33 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। हेड सरकमफेरेंस भी पूछ सकता है आपसे। और नेक्स्ट है आपका चेस्ट सरकमफेरेंस। तो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो हेड से 3 सेंटीमीटर कम होता है, वो होगा 30 से 33 सेंटीमीटर। और हेड है वो 33 से 35 सेंटीमीटर। लेकिन 1 ईयर पे ये दोनों ही सरकमफेरेंस सेम हो जाते हैं। कब होता है, 1 ईयर पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दोनों का हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस है वो इक्वल कौन सी एज ग्रुप में होता है, तो 1 ईयर पे जो दोनों का सरकमफेरेंस है वो इक्वल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। मैं डायरेक्टली वही आपको सेलेक्टेड चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में सीधी आएगी आपको। तो ये सब याद रखने हैं। हेड का सरकमफेरेंस याद रखना है
3 से 35 सेंटीमीटर। चेस्ट का आपका 3 सेंटीमीटर मैंने कम बताया है, तो 30 से 33 सेंटीमीटर, और दोनों इक्वल कब होंगे तो वो 1 ईयर पे होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी अगर क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे बच्चे का रेस्पिरेशन ठीक नहीं है तो आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्या देंगे? O2 थेरेपी देते हैं अपन। अगर रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं है, आपने सिक्रेशन कर दिया, आपने ब्रीथिंग पैटर्न को अच्छे से कर लिया, उसके बाद में भी उसका बच्चे का जो सैचुरेशन है वो लो हो रहा है, या उसमें कुछ और कंडीशन आपको लग रही है कि रेस्पिरेशन नहीं अच्छे से हो रहा है, तो अपन उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो आप ऑक्सीजन थेरेपी देंगे वो मेथड कौन सा है, ये भी पूछा हुआ है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो आप O2 थेरेपी का जो मेथड है वो है बाई हुड। किसके थ्रू देंगे? बाई हुड। हुड एक प्लास्टिक का कवर होता है, ऐसे इसमें ऐसे बना हुआ सा होता है, इसके अंदर बेबी का हेड है वो अंदर रहता है, और यहाँ ऊपर से ऑक्सीजन कनेक्ट होती है। ये हुड होता है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन इसको बच्चे को मिलती है, और O2 प्रोवाइड करने के लिए ये मेनली न्यूबॉर्न के अंदर ही यूज होता है। ये आपके नॉर्थ साइड के एग्जाम में भी ऐसी डिवाइस दे रखी होगी, प्लास्टिक का एक कवर टाइप का बना हुआ होता है, ऊपर ऑक्सीजन कनेक्ट होती है, जिसके अंदर हम न्यूबॉर्न बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो हुड कहलाएगा। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये कि हुड से देते हैं। अब न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर क्या होता है, अपन ने कंटिन्यूसली उसको लॉन्ग टाइम आपने उसको O2 थेरेपी दे दी। क्या कर दिया आपने? लॉन्ग टाइम आपने उसको O2 थेरेपी दे दी। तो उसकी वजह से क्या है कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा आपका रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। क्या होगा? रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। इसमें क्या होगा कि बेबी को आपने 60% से ज़्यादा आपने ऑक्सीजन दे दी, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने अगर ऑक्सीजन दे दी, तो उसमें क्या होगा? रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। अब नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। तो जो रेटाइनल टिश्यू है, जो आंख के अंदर जो रेटाइनल टिश्यू होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? फाइब्रस बन जाता है उनका। क्या हो जाता है उनका? फाइब्रस बन जाता है उनका। वो रेटाइनल टिश्यू है जो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने उसको न्यूबॉर्न बेबी को आपने 60% से ज़्यादा आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, या फिर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। ये आपको अच्छे से ये नाम याद रखना है कि O2 थेरेपी बच्चे को न्यूबॉर्न को ज़्यादा देने से उसमें एक कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको बोलते हैं रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो रेटाइनल टिश्यूज है वो कन्वर्ट होके फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी वजह से बच्चे को ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस। तो ये भी मोस्ट कॉमन कॉज है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अगर ब्लाइंडनेस हो जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर आपने O2 थेरेपी ज़्यादा दी हो, ये भी एक कॉज हो सकता है। मेनली ये नहीं होगा, बट अगर आपने दी है तो आप इसको एक सस्पेक्ट के रूप में मान सकते हैं कि ये एक वजह हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि O2 थेरेपी से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। इसके बारे में हम थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि जो रेटाइनल टिश्यू होते हैं आइज के अंदर, वो कन्वर्ट होके फाइब्रस टिश्यू में रिप्लेस हो जाते हैं, और वो फिर आगे क्या कॉज करता है? ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद रखना है।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ इसी से रिलेटेड, यही टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आपको अच्छे से आंसर करना है, समझना है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको इनको अच्छे से आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसमें नोट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन न्यूबॉर्न बेबी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन न्यूबॉर्न बेबी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 80 ml पर केजी। सेकेंड है आपका 120 ml पर केजी। थर्ड ऑप्शन है आपका 100 ml पर केजी। देन डी ऑप्शन है 150 ml पर केजी। तो मेरा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन को आपको हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद उसको समझना है, चारों ऑप्शन रीड करना है, उसके बाद ही आंसर करना है। क्योंकि हम हमेशा गलती करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, उसके बाद जल्दबाजी दिखा के चारों ऑप्शन बिना पढ़े अपन आंसर करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन समझना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन न्यूबॉर्न बेबी एट बर्थ, बर्थ के टाइम में न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली जो होता है, इसका करेक्ट आंसर है वो है ए आंसर जाएगा, इसका करेक्ट है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो है 80 ml पर केजी के अकॉर्डिंग इसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके सेकंड क्वेश्चन है आपका, रेस्पिरेटरी रेट इन न्यूबॉर्न बेबी, या फिर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट बोल सकते हो आप। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट। सेकंड हो जाएगा आपका 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 40 to 50 ब्रीथ पर मिनट। देन आपका डी आंसर हो जाएगा 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। तो जैसा कि मैंने पहले अपने टॉपिक के अंदर बताया था कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो रेस्पिरेटरी की जो रेट है वो कितनी होती है। तो अब आपको सबसे पहले सारे ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन की रेंज देखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। मैंने बताया था आपको, मेरा जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। और मैंने पैटर्न भी बताया था उसका कि वो इरेगुलर होता है और थोरेको एब्डोमिनल होता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब रेंज नॉर्मली 20 to 30 नहीं होती है, 30 to 40 भी कम है, 40 to 50 भी कम है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 30 to 60 है जो नॉर्मल रेंज होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बेबीज है न्यूबॉर्न के अंदर वो KMC है
KMC कंगारू मदर केयर बोलते हैं, जो कि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट के लिए न्यूबॉर्न बेबी को, बच्चे को मदर को दिया जाता है। वो अपनी चेस्ट पे बच्चे को रखती है, उसको हीट लॉस से बचाते हैं, तो वो कंगारू मदर केयर बोलते हैं उसको। तो वो KMC है, वो KMC गिवन टिल अप टू वेट, मतलब कितने वेट तक आप KMC गिवन, मतलब कितने वेट तक आप है जो KMC दे सकते हो, कौन से वेट तक। तो ऑप्शन ए है 3 kg, ऑप्शन बी है आपका 2.5 kg, ऑप्शन सी है आपका 4 kg और ऑप्शन डी है आपका 1.5 kg। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2.5 kg। 2.5 टू 3.9 मैंने बोला था, न्यूबॉर्न का जो है नॉर्मल वेट होता है, जो नॉर्मली आपको 2.5 kg तक आप उसको KMC कंगारू मदर केयर है जो आप दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी CHO के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो आप उसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, इस प्रकार मैं अपने वीडियोस को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा, और आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको इजीली प्रोवाइड होगा। और आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ है जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा।